हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, यानी वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता एक आदर्शवादी नीति है, परंतु गुटनिरपेक्षता उसी स्थिति में उचित थी जब विश्व दो गुटों में विभाजित था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व का संपूर्ण राजनीतिक जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। विश्व में गुटों की जो राजनीति खत्म हो चुकी है, सैनिक गठबंधन टूट रहे हैं। अमेरिका वर्तमान यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय विश्व का सार्वमान्य नेता है। वो समस्त विश्व पर अपनी दादागिरी और हेजमनी दिखा रहा है। कुछ वर्षों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन निर्जीव पड़ गया है। सन 1992 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने इस आंदोलन को समाप्त करने की वकालत यानी अपील की थी। उसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रेलिवेंस यानी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। हालांकि अधिकांश जो एक्सपर्ट है यानी स्कॉलर मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अपने प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों के कारण उतना ही प्रासंगिक है जितना गुटनिरपेक्ष युद्ध के दौरान में था। तो आपको मैं वन बाई वन बताता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो फर्स्ट है चैलेंज टू द अमेरिकाज सुप्रीमेसी, यानी अमेरिका प्रभुत्व को चुनौती। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के समर्थन में पहला रीजन यानी तर्क ये दिया जाता है कि ये आंदोलन अमेरिकी डोमिनेंस यानी सुप्रीमेसी प्रभुत्व को प्रभावशाली चुनौती दे रहा है। समकालीन राजनीति में सत्ता के जो भी अल्टरनेट यानी वैकल्पिक केंद्र उभर कर सामने आ रहे हैं उनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रभावशाली यानी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का यानी नंबर्स के हिसाब से बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यानी अपने प्रत्येक सम्मेलन में ये आंदोलन चाहे अमेरिका की अन्य देशों पर की गई सैन्य कार्रवाइयों को निंदा करते हैं, परंतु इन देशों की यह निंदा विश्व में अमेरिका विरोधी जनमत तैयार करने में एक अहम रोल प्ले करती है। इसके कारण ही अमेरिका खुलकर अपने विरोधी राष्ट्रों पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से बचता है अथवा अपने कार्रवाई को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए इसके सदस्य राष्ट्रों के साथ लॉबिंग करता है। जब इसके सम्मेलन होते हैं तो अमेरिका की जो निगाह है इस सम्मेलन पर ही और इसकी जो घोषणाओं पर ही लगी रहती है। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन फॉर विक्टिमाइज्ड कंट्रीज, यानी नवोदित राष्ट्रों के लिए प्रेरणा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अथवा तानाशाही से ग्रसित राष्ट्रों के लिए एक इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणा का स्रोत बना है, क्योंकि इसमें जो भी शामिल अधिकांश राष्ट्र किसी न किसी रूप में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अथवा तानाशाही का शिकार रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसके विरुद्ध ही खड़े हुए तथा 50 और 60 के दशक में अनेक राष्ट्रों को स्वतंत्र करवाया। इस आंदोलन के कारण ही विश्व व्यवस्था का यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकरण संभव हुआ है और यह नवोदित राष्ट्र इस छाता रूप समूह के यानी अम्ब्रेला के जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर यानी ग्रुप के अधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के अन्य मंचों पर रखने में सफल हुए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने प्रारंभिक काल से ही उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और तानाशाही का विरोध किया है और इसके विरुद्ध प्रबल आवाज़ उठाई है। इस आंदोलन के प्रयासों से ही एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेकों देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।
इसलिए इस आंदोलन को नवोदित राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इस आधार पर यह कहना है कि आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं है, फिर भी इस दृष्टि से उचित नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्य संख्या में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता यानी रेलिवेंस इस बात में भी इसके सदस्यों की जो संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। 1961 में बेलग्रेड में 25 विकासशील और नवोदित राष्ट्र देशों के शुरुआती सदस्यों के साथ इस संगठन का गठन किया गया। अपने गठन के पश्चात से इसके प्रत्येक सम्मेलन में इसके सदस्यों की संख्या निरंतर वृद्धि होती जा रही है। 60 के दशक के अंत तक यह संख्या 54 के 54 और 70 के दशक के अंत तक 94, 80 के दशक के अंत तक 102, 90 के दशक के अंत तक 113 तक पहुंच गई थी। 2000 में शर्म अल शेख मिस्र में हुए 15वें शिखर सम्मेलन में यह संख्या 118 तक पहुंच गई थी। इस सम्मेलन से पूर्व सेंट किट्स व नेविस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन गए थे। 2012 में तेहरान में हुए 16वें शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्य अजरबैजान और फिजी इसमें शामिल हुए थे। इसके जो सदस्यों की जो संख्या है 120 हो गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन और इसके सदस्यों की संख्या में जो निरंतर हो रही है, ये इसकी वृद्धि से ही इसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं शो हो रही है। नेक्स्ट है मीन्स टू द अचीवमेंट टू इकोनॉमिक गोल्स, यानी आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभ होने का एक मुख्य जो उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों को उनके आर्थिक तकनीकी विकास में सहायता देना था। इन देशों ने स्वयं को शीत युद्ध की अग्नि से यानी ग्रुप से अलग रखकर न केवल आर्थिक और तकनीक विकास पर बल दिया, अपितु विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान भी दिया। इस समूह के गठन का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यद्यपि शीत युद्ध को की जो विभीषिका से नव स्वतंत्र देशों को बचाना था, फिर भी इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में विकसित देशों से अपनी मांगें मनवाई और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह समूह अपने आर्थिक हितों की पूर्ति का एक साधन बन गया। वर्तमान में आर्थिक मंदी से जूझ रहे नेम के सदस्य देश अपनी आर्थिक एक्टिविटीज़ को साझा कर दुनिया के समक्ष विकास की एक मिसाल पैदा कर सकते हैं। संगठन के जो ऑब्जर्वर जो कंट्रीज है यानी चीन ने भी वैश्विक आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने की वकालत की है। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज और नवोदित बाजार वाले देश के प्रतिनिधित्व और अधिकार को बढ़ाने में सहूलियत होगी। भारत भी भविष्य में अपनी भारत ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से लाभ उठा सकता है। प्राचीन सिल्क रोड मध्य एशिया से गुजरने वाला रास्ता को पुनः विकसित कर पश्चिमी देशों पर जो डिपेंडेंसी है यानी निर्भरता को कम की जा सकती है। तेल एवं गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नॉन अलाइनमेंट की जो भी कंट्री भी है वो यूरोपीय देशों के समान पर्यटन और आने जाने के लिए आवागमन पर वीज़ा व साझी मुद्रा चला सकते हैं यानी कॉमन करेंसी चला सकते हैं तथा एक दूसरे को तकनीक व प्रौद्योगिकी का ट्रांसफर यानी हस्तांतरण कर सकते हैं। आवश्यकता केवल ठोस राजनीति इच्छा शक्ति की है। आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के कारण यह आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनएमेटली ऑफ द सोशल इश्यूज यानी सामाजिक विषयों पर एकजुटता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता एक मुख्य सामाजिक विषय पर समानता होने के साथ साथ यह सभी राष्ट्र चिंतित भी दिखाई देते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये समर्थक राष्ट्र लंबे समय तक उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का शिकार रहे हैं, जिसके कारण इन देशों में सामाजिक असमानता विद्यमान है। ये देश आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकतावाद, जातिवादी हिंसा, गरीबी, अस्वस्थता,
प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग न कर पाने, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, मानव अधिकारों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, सुरक्षा की समस्या, आवास प्रवासन की समस्या आदि से जूझ रहे हैं। इन देशों की आबादी का बड़ा भाग बीमारी, भूखमरी, गरीबी के शिकार के कारण मर जाते हैं। ऐसे देशों को सामाजिक विषय पर एकजुटता रखने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसे देशों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है और सभी सदस्य देश अपना थोड़ा थोड़ा अंश भी देकर एक निर्गुट बैंक स्थापित करके इन समस्याओं का हल कर सकते हैं। समय समय पर होने वाले इसके विभिन्न सम्मेलनों में इस सामाजिक विषय पर न केवल चर्चा हो रही है बल्कि इससे निपटने के लिए सॉल्यूशन भी किए जा रहे हैं। इसी आधार पर इस आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द रेशियलिज्म, यानी रंगभेद व नस्लवाद के विरुद्ध प्रभावी संगठन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का एक मुख्य जो कारण है इसका रंगभेद नस्लभेद के विरुद्ध होना भी है। निर्गुट आंदोलन यानी नेम का सूत्रधार करने वाले राष्ट्र किसी न किसी रूप में रंगभेद नस्लभेद का शिकार रहे थे अतः उन्होंने इसे काफ़ी नज़दीक से देखा था। जब इस समूह के निर्माण की बात चल रही थी तो उस समय इसके मुख्य लक्ष्य व उद्देश्यों में रंगभेद नस्लभेद का विरोध करना था। 1961 से लेकर वर्तमान समय तक इसका मुख्य उद्देश्य रंगभेद नस्लभेद का विरोध करना और जो राष्ट्र इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उसका प्रत्येक तरह से समर्थन और सहयोग करना था। नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लभेद की प्रथा जारी भी इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों ने न केवल आवाज़ उठाई बल्कि इन देशों में चल रहे श्वेत सरकार के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार किया था। इसके प्रयास से 1990 तक विश्व के अधिकांश देशों से रंगभेद और नस्लभेद की जो बुराई थी समर्थन करने वाले सरकारों का पतन हो गया था और इन देशों के अश्वेत लोगों की आज़ादी प्राप्त हुई। इसके पश्चात भी नस्लभेद का समर्थन करने वाले राष्ट्रों का विरुद्ध आंदोलन चलाया गया जिसमें भी इसे सफलता प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि रंगभेद व नस्लभेद के विरुद्ध आंदोलन चलाने में इस आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जिसके कारण इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु शक्ति के शांतिपूर्वक प्रयोग पर बल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का एक मुख्य इस आंदोलन ने विश्व में परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को कम किया और इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण दोनों महाशक्तियों पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने अपने परमाणु हथियारों में कटौती की और परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध के लिए करने के स्थान पर शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए करने का निश्चय किया। यद्यपि दोनों महाशक्तियों ने अपनी परमाणु नीति में थोड़ा बहुत फेरबदल किया, फिर भी उन्होंने अपने परमाणु अस्त्रों शस्त्रों में भारी कटौती की और इसका शांतिपूर्वक उद्देश्यों में प्रयोग करने में गुटनिरपेक्ष देशों की सहायता करने का वचन दिया। आज अनेकों गुटनिरपेक्ष देश परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक यानी पीसफुल ऑब्जेक्टिव के प्रयोग करने के लिए इन विकसित देशों की सहायता ले रही है। स्पष्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक उद्देश्यों में प्रयोग को बल मिला। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेल्पफुल टू द नॉर्थ साउथ डायलॉग, यानी उत्तर दक्षिण संवाद के लिए सहायक। 70 के डिकेड्स में विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य आर्थिक विकास के मुद्दों को लेकर तनाव पैदा हो गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसमें एक मुख्य भूमिका अदा की और इसे विवाद को संवाद में बदलने का कार्य किया। 70 के दशक में विकासशील देशों या नव स्वतंत्र देशों के मध्य विवाद पैदा हो गया कि विकसित देशों ने विकासशील देशों के प्राकृतिक जो रिसोर्सेज संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके अपना विकास किया है। अब दोनों देशों के मध्य अंतर यानी डिफरेंशिएशन काफ़ी बढ़ गया है। अंततः विकसित देशों को अपने अर्जित लाभ में से कुछ प्रतिशत भाग विकासशील देशों के ऊपर भी खर्च करना चाहिए
ताकि इन देशों में जो ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा खड़ी की जा सके। विकसित देशों ने अपनी अर्जित लाभ को अपनी मेहनत और सूझबूझ का परिणाम बताया था और धन देने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के मध्य दिसंबर 1975 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और विकसित देश विकासशील देशों को काफ़ी रियायती यानी सब्सिडी देने को तैयार हुए थे। वो अपनी आय का 0.7% भाग विकासशील देशों के विकास के लिए देने को तैयार हो गए। ब्रांड आयोग 1977 ने भी उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग पर बल दिया था। कानकुन सम्मेलन 1981, उर्गेवे वार्ता 1986 व गेट समझौते में भी इस बात को प्रमुखता दी गई थी। इस दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रत्येक सम्मेलन में नॉर्थ साउथ डायलॉग पर चर्चा हुई थी। इस तरह उत्तर दक्षिण यानी विकासशील विकसित देशों के मध्य तनाव या विवाद को कम करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस तरह ये आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एन अटेम्प्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयासरत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 70 और 80 के दशक में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने शिखर सम्मेलनों में न केवल चर्चा की बल्कि इस संदर्भ में समर्थन भी किया और विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किए। 1972 में मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, 1982 में नैरोबी घोषणा, 1992 में पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1997 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन और 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस में आयोजित ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन, 2002 का पृथ्वी टू जोहान्सबर्ग सम्मेलन, 2007 का बाली, 2009 का कोपेनहेगन विश्व पर्यावरण सम्मेलन आदि में इन मुद्दों को बखूबी खुलकर चर्चा की गई। जो मुद्दे समय समय पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में उठाए जा रहे हैं। इस सम्मेलन तथा इस कार्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्यावरण के प्रति भी सचेत है। 1982 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी थी: पर्यावरण मित्र, जल व स्वच्छता, मछली संसाधन, स्वास्थ्य, ग्लोबलाइजेशन, रसायन, वित्तीय सहायता। यह सहमति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रयासों से ही संभव हुई थी। अतः इससे यह दर्शाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपोजिशन टू द न्यू कॉलोनिज्म यानी नव उपनिवेशवाद का विरोध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि आंदोलन नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में उदारवादी पर आधारित बाजारवादी व्यवस्था काफी लोकप्रिय हो गई थी। अमेरिका उदारवादी व पूंजीवादी का प्रमुख समर्थक राष्ट्र है। अमेरिका सहित जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम आदि की हजारों जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, राष्ट्र पर कंपनियां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को एक बड़ी मार्केट के रूप में देखती है तथा यहां अपने बड़े बड़े उद्यम स्थापित करके करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनी के कारण इन देशों का स्थानीय व्यापार और देश कंपनियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जो कि किसी देश के जीडीपी को कम करता है। दूसरे शब्दों में ये कंपनियां देसी उद्योग धंधों को चौपट करके भारी लाभ अर्जित करती है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। यह मल्टीनेशनल कंपनीज इन देशों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक पोजीशन को भी प्रभावित कर रही है और इन देशों की जो पॉलिटिकल पार्टीज को जहां चंदा देती है वहीं सरकारी तंत्र को भी भ्रष्ट करने का कार्य कर रही है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन मल्टीनेशनल कंपनीज और राष्ट्र पार कंपनियों को नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद का प्रतीक मानते हुए इसका विरोध कर रहा है ताकि देसी उद्योग धंधों को बचाया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में सुधार। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने प्रारंभिक सम्मेलनों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग कर रहा है। इसका विचार है, संयुक्त राष्ट्र के जब कुल 51 सदस्य थे, उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव में 11 सदस्य, जिसमें से 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। धीरे धीरे अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और कुल सदस्यों की संख्या 15 हो गई। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्यों के पास वीटो पावर यानी निषेधाधिकार भी है। इन 5 में से 3 सदस्य यूरोप के हैं, 1 एशिया और 1 अमेरिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं, उसे डेमोक्रेटाइज यानी लोकतांत्रिक बनाने का वकालत कर रहे हैं। इन देशों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी कुछ देशों को शामिल करके निर्णय प्रणाली को अधिक इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, आय के स्वतंत्र साधनों पर बल, शांति स्थापना आयोग, स्थायी सेना, डोमेस्टिक एरिया आदि का निर्धारण के साथ सुधार पर बल देते हैं ताकि इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट टू द रिफॉर्म इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं में सुधार का समर्थन। गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता इस बात पर भी है कि यह देश अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के गठन व कार्यप्रणाली में भी सुधार का समर्थन करते हैं। इन देशों का मत है कि इन संस्थाओं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक, IMF आदि पर विकसित देशों जो भी नियंत्रण है उसे ठीक किया जाए। ये मौद्रिक संस्थाएं विकासशील देशों को अपनी शर्त पर यानी कंडीशन पर ऋण देती है, जिसके कारण ये उन पर अपनी इच्छा अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीमा, बैंकिंग, संचार सेवाओं में बदलाव करने पर दबाव डालती है। ये दबाव किसी देश की गरिमा या गौरव के लिए सम्मानजनक नहीं होता, अतः इसमें सुधार किए जाने चाहिए। इन्हें विकसित देशों पर लादा नहीं जाना चाहिए। इसकी मांग यह है कि राष्ट्रीय देश करते हैं। गुटनिरपेक्ष के देशों के दबाव के कारण इन मौद्रिक संस्थाओं ने कुछ बदलाव अपने कार्यप्रणाली में भी किए हैं, जो कि इसे प्रासंगिक बनाता है। संक्षेप में, चाहे यह आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, फिर भी इसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों प्रश्न उठते हैं कि सैन्य गुटों की समाप्ति के बाद विश्व यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय हो गया है। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद भारत अमेरिका खेमों का हिस्सा बन गया है। मिस्र पहले से ही पश्चिमी खेमे में शामिल है। यूगोस्लाविया 6 टुकड़ों में बढ़ चुका है। विभिन्न देश सदस्य अपने हितों को नए सिरे से क्लासिफाइड कर नए संबंधों की रूपरेखा तय कर चुके हैं और साम्यवाद अब अपनी असली रूप त्याग कर धीरे धीरे उदारवाद की ओर जा रहा है। तो क्या अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक फैशनेबल शब्द मात्र रह गया है? इस आंदोलन को समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों यानी सिचुएशन के अनुसार स्वयं को बदलना होगा, इससे इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इसके समक्ष विद्यमान आतंकवाद जैसे चैलेंजेस के मसले पर साझा तंत्र विकसित करने, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सार्थक कदम उठाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, परमाणु अप्रसार और विकासशील देश तथा निर्धन देशों में विकास जैसे अहम मुद्दों को लेकर विकसित देशों पर दबाव बनाने जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इसकी वजह यह है कि नेम के प्रमुख संस्थापक राष्ट्र इसे 80 के बाद सक्षम नेतृत्व देने में असफल रहे हैं। एशिया के अधिकांश देश आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं। ऐसे में इस आंदोलन की प्रासंगिकता इस बात को लेकर अब बन जाती है कि वो इस विषय पर कोई प्रभावशाली कदम उठाए। आर्थिक मंदी से जूझ रहे गुटनिरपेक्ष देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को साझा करके दुनिया के समक्ष विकास की एक नई मिसाइल पैदा कर सकते हैं।